डिफरेंस है सर, पढ़ाई में भी डिफरेंस था क्या उस समय आप खलीकोट से जब आप आए थे यहाँ पर? देखिए, हर जगह का, हर कॉलेज का मैं देखा पढ़ाई में और टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो खलीकोट में पढ़ाई होता था वो शांति निकेतन जो बेस्ड फैकल था, हाँ, क्योंकि वहाँ के जो नियरेस्ट। प्रिंसिपल और जो मैक्सिमम लेक्चरर थे, टीचर्स थे, वो सब शांति निकेतन बेस्ड थे और हमारा सिलेबस भी उसी से मिला-जुला होता। वो जो सर आपका जो फिगर पेंटिंग आप फिगर डालते हो उसमें एक लेडी फिगर डालते हो, वो किसी स्टेट कोई रीजन पर्टिकुलर किसी को इंडिकेट नहीं करता, बट इंडियन फॉर्म, इंडियन के जो हार्ट टचिंग है वो फॉर्म को रिफ्लेक्ट करता है सर। तो ये जो थीम है सर, आप कहाँ से इसको इंस्पायर हुए सर? देखिए, बनारस एक ऐसी जगह था, वहाँ का मैं हर क्षेत्र से, हर जगह से, हर कंट्री से लोग आते थे। तो हर तरह का लोगों को ऑब्ज़र्व करने को मौका मिला। इवन मेल फिगर भी आप देख लो, मेरा इंडियन नहीं लगेगा कि वेस्टर्न नहीं लगेगा कि प्योर इंडियन नहीं लगेगा। ऐसे ही लेडी फिगर भी ऐसे ही है। कभी लगता है कि सर मैं कई शोज़ में गया हूँ और वहाँ देखा हूँ मेरे तरह का एक कोई टेक्सचर्स दिख रहा है उस पे, और यार ये टेक्सचर तो मैंने भी इम्प्लीमेंट किया, फिर आके घर में फिर एक्सपेरिमेंट करते हो या कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हो नहीं, आप? देखिए, 2-3 चीज़ होता है। कुछ चीज़ तो मैं खुद ही चैलेंज देता हूँ कि भाई आप कॉपी करो मेरा काम, लेकिन टेक्सचर तो लाओ। आज हम कदम रख रहे हैं एक्सप्रेसिव वर्ल्ड ऑफ असित कुमार पटनायक जी, एक ऐसे मास्टर फिगरेटिव आर्टिस्ट की जिनकी कैनवस बोलती हैं ह्यूमन इमोशन की लैंग्वेजेस। बॉर्न इन ओडिशा, उनकी जर्नी खलीकोट से लेकर ग्लोबल आर्ट स्टेज तक, उनकी जर्नी जुनून, निपुणता और गहरी स्टोरी टेलिंग से सजी है। आपने टेक्सचर बैकग्राउंड और आइकनिक लाल रंग के स्पर्श के साथ पटनायक रिश्तों की खामोशी, उनके एहसास और ज़िंदगी की पोट्री को चित्रित करते हैं। आइए एक्सप्लोर करें उनकी आर्ट, उनका विज़न और वो टाइमलेस नैरेटिव जो बनाते हैं असित कुमार पटनायक को एक ट्रू वॉइस ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट। हाय गाइस, मैं देवाशीष, आप सभी को क्रिएटिव माइंड इंडिया पर आपका स्वागत है। आज मेरे पास जो शख्स बैठे हैं मेरे सामने, उनसे फिर दोबारा मिलने को मुझे मौका मिला और उनका जो डिफरेंट पार्ट है जर्नी का वो जानते हैं आज। मैं हमेशा बोलता हूँ वो नाम नहीं है, वो एक ब्रांड है, मिस्टर असित पटनायक। असित जी, आपसे दोबारा मिलने के लिए थैंक वो यू। थैंक यू। दोबारा आने के लिए, दोबारा बुलाने के लिए। काफ़ी लंबा समय। या और असित जी, शायद कुछ अधूरी बात रह गई मेरे मन में, जी। तो मैं कोशिश करूँगा फिर से मैं वहाँ जाऊँ, उस पास्ट में जाऊँ। आपकी पास्ट तो नहीं बोलूँगा, आपका वो पुराने लम्हे। जी, जब आपको बीएचयू में जब आप एज़ अ फैकल्टी जब आप गए, तो आपके अंदर क्या एक्साइटेड था सर? ये तो मैं हर समय ये चीज़ मुझे याद आता है। कभी-कभी मैं काम करते हुए भी ये चीज़ सोचता हूँ, ये जो एक पल था। फर्स्ट टाइम जब मैं एंटर किया, मैं बता रहा हूँ, जब बनारस में मेरा क्या फीलिंग्स था। जब मैं बनारस कभी गया नहीं था, सुनता था किसी से। आजकल जैसे उस समय वो ज़माने में नहीं था कि हम यूट्यूब में देख लें, ये थे। जो सुनते थे कि वहाँ घाट्स है और हमारा एक प्रतिष्ठित शिव जी का टेम्पल है, काशी विश्वनाथ, गलियाँ हैं, ये सब सुन रहे थे। लेकिन उसका ब्यूटी मैं जब देखा तभी मैं जान पाया। तो मुगलसराय से बनारस जाने के बीच में गंगा जी का नदी पड़ती है, वो पार करते समय ट्रेन से, सुबह का टाइम है और अक्टूबर या नवंबर महीना है और फॉगी वेदर है और उसमें सनलाइट पड़ रहा है और सारे घाट्स वहाँ दिख रहा है, बनारस घाट। वो जो सीन अभी भी मैं फील कर रहा हूँ, जस्ट हेवन। तो उसी समय में डिसाइड कर लिया, चाहे मेरा बनारस में हो या ना हो। उस समय मैं मेरा स्कॉलरशिप को ट्रांसफ़र करने के लिए आया था डीन से, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से बात करने। तो मैं डिसाइड कर लिया था मुझे बनारस आना, नेक्स्ट डेस्टिनेशन उड़ीसा के बाद। वहीं ट्रेन में ही डिसाइड कर लिया था। अच्छा। मैं लास्ट इंटरव्यू में बोला था, मैं हर चीज़ जो डिसीज़न लेता हूँ, एक ही बार मैं सोच के लेता हूँ और सही लगता है। तो वही हुआ। फिर बनारस जब आए, गलियाँ देखे, सब कुछ ये उड़ीसा से तो पूरा कंट्रास्ट था। फिर एक बात ये है कि मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ कॉलेज के साथ, स्टूडेंट के साथ, तो वो भी मैं उस समय एमएफए का एडमिशन नहीं लिया था। मैं तो आया स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र करके, मेरा हो भी गया, एमएचआरटी से परमिशन मिल गया, तो मैं उड़ीसा से बनारस आ गया।
तो मेरा जो गाइड थे वो RS धीर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस समय पेंटिंग के थे। वो मुझे बोला, आसिफ तुमको बनारस कैसे लगा? मैं कहा बहुत अच्छा लगा, मुझे काम करना है। तो बोले तुम 20 दिन घूमो। उस समय तो डेली क्लास आने का ज़रूरत नहीं था, एक गाइड के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ, उनको काम दिखाना होता था। तो जाओ तुम क्या करते हो, मेरा काम सब देखे हुए थे, तुम आउटडोर बहुत किए हो, ऑन द स्पॉट काम करना पसंद करते हो, तो तुम जाओ जो पसंद है करके मुझे 20 दिन बाद मिलना फैकल्टी में। और मैं बड़े बड़े शीट्स लिया, मैं वाटर कलर काफ़ी करता था, स्केचेस घूम के पूरा एक रोल बना के मैं सर के पास गया तो सर थे चैम्बर में। और उस समय एक उनके मेरे ही सीनियर स्टूडेंट थी फाइनल ईयर में, कोरियन लेडी, उसका नाम है सियो बुनशुन, वो बैठी हुई थी। मुझे पता नहीं था वो स्टूडेंट है। तो सर बोले दिखाओ काम। सर भी बैठे, वो भी बैठी है, और वो भी बनारस घाट के ऊपर, वो उसका जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर काम कर रही हो, कोरिया से आके। तो जैसे मैं दिखाया वो खड़ी हो गई, एक एक जैसे मैं स्प्रेड किया, क्योंकि घाट के ऊपर काफ़ी बनाया, गलियां भी बनाया, और तो उसको बहुत पसंद आ गया। फर्स्ट ये रहा कि सर को पूछ रही है कि क्या मैं खरीद सकती हूँ, क्या सेल वाह। करेंगे। फर्स्ट ये तो मुझे सर हिंदी में बोले कि अरे वो खरीदना चाहती है, बताओ तुम्हारा दाम क्या है, रेट क्या है। तो मुझे तो अपना प्राइसिंग सबके मतलब सबका ये एक्सपीरियंस होगा कि फर्स्ट पेंटिंग जब सेल होता है उसका प्राइसिंग कैसे रखे क्या। और वो अचानक ये तो मैं कभी सोचा नहीं था, तो पूछ लिए तो मेरे ये मैं फुल सीट का ये था 1500 मेरे मुंह से निकल गया। सर 15, ठीक है, वो तो कुछ सोची ही नहीं है, दो चूज कर लिए और मुझे 3000 दे दिया। और उस समय 90s की बात मैं कर रहा हूँ, 90 या 91 की। तो उस समय 3000 तो बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो ये मेरा पहला सेल था। अच्छा। उसके बाद सर ने बोले कि ये ना स्टूडेंट्स देखना चाहिए तुम्हारा काम। तो वो बोले कि जाओ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट को सबको बुलाओ। और उस समय किसी को पता नहीं है मैं क्या हूँ और क्यों आया हूँ। तो सर जब बुला लिया, सबको काम दिखाया, बोले देखो ये होता है वाटर कलर, आप क्या करते हो, और स्केचेस देखो। तब मुझे लगा, जब मैं खलीकोट से निकला था, मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करता था। मैं क्या इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, हम तो एक छोटा सा कॉलेज में पढ़े हैं, और वहाँ कैसे काम हो रहा होगा, हम क्या कर रहे हैं। तो ये उससे डर था, मुझे एक कॉन्फिडेंस आया ये मन जब, में पूरा चल रहा था ये। हाँ ये मन में चल रहा था। जब वो सर ने दिखाया और बोले कि देखो ये होता है वाटर कलर, स्केचेस ऐसे किया जाता है, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मैं बहुत मतलब ठीक काम कर रहा हूँ। फिर ये एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद में देखा कि सब स्टूडेंट्स मुझे घेर लिए। उसके बाद भैया आप कहाँ रहते हैं? तो मैं कहा मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं एक आश्रम में रह रहा हूँ, और ना आपसे मिलेंगे सीखेंगे। मैं कहा नहीं, मैं भी सीखने आया हूँ, जहाँ मिल लेंगे वहीं बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे और काम करेंगे। ये मेरा पहला ये था BHU के साथ एक मतलब सुखद अनुभव। डिफरेंस है सर, पढ़ाई में भी डिफरेंस था क्या उस समय, आप खलीकोट से जब आप आए थे यहाँ पर? देखिए हर जगह का, हर कॉलेज का मैं देखा पढ़ाई में, और टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो खलीकोट में पढ़ाई होता था वो शांति निकेतन जो बेस्ड फैकल्टी, था, हाँ, क्योंकि वहाँ के जो नियरेस्ट। प्रिंसिपल और जो मैक्सिमम लेक्चरर थे, टीचर्स थे, वो सब शांति निकेतन बेस्ड था। और हमारा सिलेबस भी उसी से मिला जुला होता था, तो हम लोग को वही पढ़ाया गया। लेकिन यहाँ आके मैं जब कंपेयर किया, जो स्टूडेंट को जिस तरह इंडिविजुअल कोई ये नहीं था कि हम एक स्पेशल ये नहीं देते हैं। छोटे कॉलेज गाइडेंस। में क्या होता है हाँ। कि टीचर के सामने सब है, यहाँ पर कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो मुझे एक चीज़ बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ, मुझे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे जब मैं MFA एडमिशन ले लिया, क्योंकि अभी तो स्कॉलरशिप के लिए आया और मेरा हो गया 6 महीने बाद मेरा MFA में एंट्रेंस क्वालिफाई किया। उसके बाद भी मैं स्केचिंग कर रहा हूँ। तो मुझे BFA के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, भैया आप MFA भी कर लिए, MFA में पढ़ रहे, फिर स्केचिंग का क्या ज़रूरत है? अच्छा। तो उनको लग रहा था कि मैं स्केचिंग इसलिए कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है। और मैं कहा हाँ, स्केचिंग तो एक आर्टिस्ट का एक बैकबोन है, ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। MFA हो गया तो क्या हो गया, उसके बाद भी मैं किया, मैं ऐसे उनको बताया। तो उनको ये नॉलेज नहीं था। मैं कहा आप लोग क्यों कर रहे हो? बोले सर हम लोग को तो 200 सेशनल जमा करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग पढ़े।
तो उसका स्केचिंग का मतलब वैल्यू ही नहीं समझा कि क्यों कर रहे हो, उनको है कि जमा करना है। और मैं उसको समझाया ऐसे, तो कुछ लोग मेरे साथ रहे जो बच्चे, तो हम लोग मिल के काम करते थे। तो बनारस का एक अलग एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ेदार। सर आप वहाँ जब थे, वो आप हॉस्टल में नहीं रुक के आप आश्रम में रुकते थे सर? आश्रम में रुका क्यों, जब मैं खौलीकोट में भी था तब भी मैं हॉस्टल में नहीं रहा, मैं एक किराए पे कमरे में मैं रहा। लोगों से अलग रहना चाहते हो आप? अलग नहीं, मुझे लग रहा था कि जैसे हॉस्टल का वहाँ स्थिति था अलग है, यहाँ तो बहुत अच्छा हॉस्टल था। एक सबको सेपरेट रूम मिलता था, तब भी मैं हॉस्टल प्रेफर नहीं किया। यहाँ का स्थिति अलग था, वहाँ मैं डिसीजन इसलिए लिया था कि एक रूम में 3 स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स रहते हैं, थे, राइट। जूनियर सीनियर। तो मैं सोचता था मुझे काम के लिए मैं आया हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका अलग है। बचपन से ही मैं सुबह उठ के काम करता हूँ, जो अभी भी कंटिन्यू। तो शायद दूसरा वो प्रेफर ना करे, पसंद ना आए। मैं 4 बजे उठ के काम करूँ तो दूसरा 2 बच्चे सोए होंगे, ना उनको अच्छा लगेगा, तो मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए वो डिसीज़न वहाँ लिया था। लेकिन यहाँ का परिस्थिति, मुझे आश्रम रहने का शायद ये पहले से लिखा हुआ था, उसी तरह बनते गया। क्योंकि जब मैं बनारस आया, तो मैं उड़ीसा से बाहर, मतलब सिर्फ़ कलकत्ता ही गया था उससे पहले। तो मेरे मम्मी कही कि अकेले जा रहा है, कहाँ रहेगा, क्या करेगा? शुरुआत में तो मेरा एमए पे एडमिशन भी नहीं हुआ था ना। उस समय मुझे तो हॉस्टल मतलब रहने का मैं एलिजिबल नहीं था। तो मम्मी क्या की, हमारा एक वहाँ का धार्मिक संस्था है, उससे जुड़ी हुई थी, जो कि उसका ब्रांच भी बनारस में है। अच्छा। तो वहाँ उड़ीसा में जब उनके जो भी प्रोग्राम्स होता था, एनुअल फंक्शन, जो गुरु महाराज जी का, जो मम्मी उसमें ये थी, दीक्षा ली हुई थी। दीक्षा लिए थे, हम लोग भी इन्वॉल्व थे। मम्मी अच्छा भजन वगैरह गाती थी, हारमोनियम बजाती थी, तो एक इम्पोर्टेंस था। अब मुझे वहाँ पर एक आर्टिस्ट के हिसाब से देखा जाता था। अच्छा। हर प्रोग्राम में मैं उनका डेकोरेशन करता था, एनुअल फंक्शन में उनका गुरु महाराज जी का फ़ोटो बनाना, ये करना, तो एक बहुत पॉपुलर हो गया था। जब मैं वहाँ से आना था बनारस, तो मम्मी जाके महात्मा जी को पूछी कि ये तो जाने वाले हैं, कहाँ रहेगा, क्या है, वहाँ जो ब्रांच है आप थोड़ा बात कर लीजिए। कुछ दिन के लिए वो जा रहा है, फिर वो लोग कहीं पर अगर कमरा वमरा देख लेंगे तो वहीं पर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो महात्मा एक चिट्ठी लिख दिए, जो बनारस में महंत रहते हैं उनके नाम पे, कि ये ऐसे ऐसे ये है, और ये जा रहा है बीएचयू में पढ़ने के लिए, उसका एडमिशन में अभी टाइम है, तो आप कुछ दिन आश्रम में रहेगा, और आप कहिए इसको किराए पे भी ये कर दीजिएगा। तो वो था, तो लेटर लेके मैं पहुंच गया महात्मा जी के पास। तो महात्मा जी देखा ठीक है, वहाँ रहने का कोई ये नहीं था, हॉल पड़ा हुआ है, आप बिस्तर बिछाओ रहो, और 10 दिन। तो महात्मा जी मुझे शाम को जब डिनर कर रहे थे मिल के, तो मुझे पूछा कि तुम क्यों आए हो? मैं बोला मैं तो आया हूँ, अभी उनको फाइन आर्ट्स कैसे समझाऊँ मैं कहा मैं पढ़ाई के लिए आया हूँ ना, किस चीज़ का? फाइन आर्ट्स का। मैं बोला जो वो था सर्वधर्म मंदिर, वो आश्रम का नाम है। अच्छा। तो हर धर्म का फोटो वहाँ लगा हुआ है दीवार पे, कोई ऐसे लोकल आर्टिस्ट से बनाया है एनामल कलर से। तो मैं बोला महात्मा जी, ये जितना फ़ोटो बन रहा है ना, इसका भी कोर्सेस होता है, इसका भी पढ़ाई होता है, इसको फाइन आर्ट्स बोलते हैं, और ये मैं सीखने आया हूँ, ये सब मैं करता हूँ। बोला अच्छा ये फ़ोटो तुम बना लोगे, इस तरह बना? तो मैं तो अंदर से हंस रहा था, मुझे लगा तो इससे बहुत ही अच्छा बनाऊंगा, क्योंकि वो कुछ लोकल आर्टिस्ट से बनाए थे। मैं बोला महात्मा इससे तो अच्छा बनाऊंगा। तो अच्छा। बोला अच्छा ठीक है। इतने में कन्वर्सेशन बंद हो गया। मुझे पता नहीं उसको बहुत सीरियसली ले लिया वो। अ, सुबह सुबह उनके कोई वहाँ का जो फॉलोअर्स है आश्रम का, उनको बुलाया गाड़ी लेके, बोला कि ये एक बहुत आर्टिस्ट है, और इस तरह फ़ोटो हमारा तो महाराज जी का बनाएगा, उसको देते हैं, आप इसको लेके जाओ, सब मटेरियल्स जो भी बोलता है लेके आओ। फर्स्ट मुझे बनारस में कहाँ क्या मिल रहा है वो भी पता नहीं है। तो मैं दिमाग लगाया, तो लंका करके है जो बनारस से बीएचयू से आगे गेट के सामने बड़ा मार्केट है, तो मुझे लगा वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। तो मैं कहा कि वहाँ लेके चलो, तो लेके गए। फिर मिल गया आगे इजल फिजल टंगा हुआ एक शॉप में, सब कुछ ले लिया, ऑयल कलर, उनको बड़ा कैनवस चाहिए था, बोर्ड, तो सब लेके आया। शाम को मैं स्टार्ट किया काम। और महाराज जी इतना जो महात्मा जी इतना इंटरेस्टेड है कि पूरा बैठ के देख रहे हैं मुझे। तो मैं उसको पोर्ट्रेट में करता था, तो पोर्ट्रेट स्टार्ट किया, जैसे मैं कलरिंग किया, और उनके ऊपर एक गुलाब का माला था, अच्छा। माता जी का उनका। अच्छा।
वो मैं बनाया। तो महात्मा जी खड़े हो गए, यार तुम तो बहुत बड़ा कलाकार हो, तुम तो बैठा दिया माता जी को हाँ, और फूल तुम तो पूरा जगा दिया इतना। ये मैं कहा सर ये तो फर्स्ट कोटिंग है। महात्मा जी को बोला ये फिनिशिंग में बहुत टाइम लगेगा, हाँ, तब इसका ये देखिएगा। तो महात्मा जी वही डिसाइड कर लिए कि तुम कितना साल तुम्हारा कोर्स है। मैं बोला मेरा 2 साल एमएफए के लिए। तो 2 साल यहीं रहो, मैं तुमको कमरा दिलवा दूंगा, ऊपर एसी कमरा है, और तुम यहीं रहो, लेकिन हमारा काम करो या ना करो, जब टाइम मिले करे, तुम मतलब बहुत आप बड़ा सेट हो कलाकार। गए एक तरह से। हाँ, मैं महात्मा जी को बोला नहीं महात्मा जी, मुझे ये आरामदायक ये नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मैं रहूँगा एज ए आश्रमवासी, जैसे आश्रमवासी रह रहे, वो भी गद्दा बिछा के सो रहे, मैं भी सोऊंगा, आश्रम का सेवा करूंगा, वो झाड़ू पोछा वो लोग मारते थे, मैं भी वो करूंगा, तभी मैं रहूंगा। मुझे आराम ये नहीं चाहिए, लेकिन मुझे काम करने के लिए अगर मौका मिल रहा है तो बड़ी बात है। तो ऐसे में आश्रम में रहा और आश्रम से बहुत कुछ मैं सीखा जो मेरे पेंटिंग में आया, मैं बाद में बताऊंगा आपको जैसे जैसे। तो ये ऐसे शुरुआत हुआ। तो सर। फिर मैं रहा 2 साल। अच्छा, फाइनल ईयर में फिर मैं महात्मा जी को रिक्वेस्ट करके मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे उस समय बहुत काम करना पड़ा। मेरा पेंटिंग जो थोड़ा फिगरेटिव वर्क है, न्यूड्स वगैरह स्टडी करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो आश्रम में थोड़ा मुश्किल मुश्किल होता है। था। जब सब सो जाते थे मैं करता था। तो फिर मैं 1 साल फिर अलग बाहर कमरा लेके और किसी के साथ रहा। तो वो जो सर आपका जो फिगर पेंटिंग आप फिगर डालते हो उसमें एक लेडी फिगर डालते हो, वो किसी स्टेट कोई रीजन कोई किसी का वो पर्टिकुलर किसी को इंडिकेट नहीं करता, बट इंडियन फॉर्म इंडियन के जो हार्ट टचिंग है वो फॉर्म को रिफ्लेक्ट करता है सर। तो ये जो थीम है सर, आप कहाँ से इसको इंस्पायर हुए सर? हाँ, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, सबको ये लगता है कि कहाँ से। देखिए, बनारस एक ऐसी जगह था, वहाँ का मैं हर क्षेत्र से, हर जगह से, हर कंट्री से लोग आते थे। तो हर तरह का लोगों को ऑब्जर्व करने को मौका मिला। इवन मेल फिगर भी आप देख लो, मेरा इंडियन नहीं लगेगा कि वेस्टर्न नहीं लगेगा कि प्योर इंडियन नहीं लगेगा। ऐसे ही लेडी फिगर भी ऐसे ही है। इवन मेरा सब्जेक्ट भी यूनिवर्सल है। तो मैं बाद में उसको ऐसे बैलेंस करके रखा कि ये ना लगे कि इसी क्षेत्र का है, या लोग भी इंडियन ही है। इसलिए मेरा बाहर कंट्री में मैं जब शो करता हूँ, वहाँ का लोग रिलेट करते हैं मेरे काम के साथ, तो उनको पसंद आता है। और जो फिगर्स में यूज़ किया, एक अगर वुमेन को देखा जाए तो मैं उसके बारे में आगे बोलूँगा, लेकिन आपका क्वेश्चन के हिसाब से ये था कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि कोई मेरा जो सब्जेक्ट है, मैन वुमेन रिलेशनशिप को मैं दिखा रहा हूँ। इसमें मैं कोई जाति धर्म को नहीं ला रहा हूँ, एक मैन और वुमेन का स्टोरी है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे मैं कोई ऑर्नामेंट नहीं पहनाता हूँ औरत को। अगर ऑर्नामेंट पहना होगा थोड़ा और इंडियन लगे, और कोई जगह का लग सकता है। मैन को भी मैं पूरा शेव्ड हेड बनाया कि खाली आदमी लगे ना, ये कोई रिलीजन के साथ जुड़े, अगर मैं दाढ़ी मूछ रख दूँ और कुछ हो जाए। तो ये मेरा सिंपल ये था। बाकी एक्सप्रेशन और उसके साथ सारे इमोशंस जुड़ा हुआ है। सर वो जो उसमें फिर टेक्सचर्स भी यूज़ करते हैं उसका भी कैसे इसको स्टार्ट किया टेक्सचर किया वहीं से आप? टेक्सचर आपका वर्ड मेरे लिए बहुत बड़ी मैं मायने वही रखता है। वही इससे पूछना चाह रहा हूँ हाँ, कि सर आपका जो अभी नया टेक्सचर जो देखता हूँ सर, एक अलग वे में दिखता है और एक अलग वर्ल्ड में ले जाता है सर। टेक्सचर्स देखिए, जब मैं टेक्सचर्स के बारे में कुछ नहीं जानता था तब भी मैं टेक्सचर्स यूज करता था, अच्छा, क्योंकि ये अभी मुझे पता चल रहा है। जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का वाटर कलर्स देख रहा हूँ, उस समय मुझे टेक्सचर के बारे में कुछ हम लोग को पढ़ाया भी नहीं गया था। टेक्सचर्स आया बाद में, थर्ड ईयर के बाद हम लोग जैसे इम्पेस्टो काम किए, ये सब स्पेचुला पेचुला बाद में आया। लेकिन उससे पहले ही मेरा टेक्सचर में इंटरेस्ट था। जब भी मैं कुछ वाटर कलर कर रहा था, उसमें कुछ स्प्रिंकल कर दिया कलर, इंक डाल दिया और कहीं कुछ डाल दिया, कहीं से भी ये आता था तो अंदर से ये चीज़ निकलता था। जब मैं स्केच करता था, स्केच में भी मैं बाद में उसको देखा कि मैं जो भी कुछ करता हूँ मुझे टेक्सचर देने के मन करता है। जैसे स्केच का डेफिनेशन है मिनिमम लाइन मैक्सिमम मैक्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस। लेकिन मैं मैक्सिमम लाइन या बैकग्राउंड में कुछ थोड़ा सा और स्क्रिबल करता था फेस में, ये सब मेरा स्टाइल था। लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छा लगता था करने के लिए। मुझे कोई ऐसे भी मिनिमम लाइन में भी करते थे, लेकिन ये चीज़ मैं ज़्यादा करता था। लेकिन जब मैं एमएफए में आया, फिर मैं सोचा कि मुझे तो ये जो टेक्सचर्स आ रहा है मेरा स्केचेस में, वाटर कलर में, उसको मैं पेंटिंग में कैसे लाऊं, कैनवास में। ये क्वेश्चन अपने आप राइज हुआ मेरे मन में। तब मुझे लगा कि
जो मैं लाइंस ला रहा हूँ वो कैनवास में कैसे लाऊं। तो ये जो क्वेश्चंस आया तब मेरा उसमें स्टार्ट हुआ कि मैं टेक्सचर कैसे क्रिएट करूं। फिर मैं तरह तरह का मेहंदी कोन यूज किया, फिर ये ट्यूब्स में कलर डाल के उसमें फ्लो किया, फिर लाइंस दे के स्क्रैच किया, ये सब लाइंस लाने के लिए देखा। उसके और कुछ टेक्सचर्स आ गया नए नए, जैसे जैसे मैं एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें मेरा एक इंटरेस्ट आ गया। उसके साथ जैसे मैं फिगर्स दिया, वो टेक्सचर्स बीच में आ रहा है तो मुझे मज़ा आने लगा। फिर मैं उसमें एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया, जो कि अभी ख़त्म नहीं है। अभी भी मैं नया टेक्सचर्स आपको, जब आप मेरे स्टूडियो में आए थे आप देखे होंगे, और काफ़ी मैं रोज़ टेक्सचर्स में क्रिएट करता हूँ छोटे-छोटे कैनवास में रोज़। बहुत चैलेंजेस होते हैं क्या सर? हाँ, चैलेंजेस तो है। मेरे यहाँ तो बहुत लोगों को डाँट पड़ता है इसके चलते, मेरे स्टाफ्स को, कि मेरे स्टाफ्स को ये है कि कोई चीज़ बिना पूछ के फेंकना नहीं है। एक बार मैं पिस्ता बादाम खा रहा था, मेरा आपने ज़िक्र किया था ये तो बात मेरा ज़िक्र स्टाफ ने फेंक दिया। तो मैं उसको बोला, भाई तुम क्यों फेंका? तो ये मैं लास्ट टाइम बताया था आपको कि फिर 6 महीने बाद वो चीज़ को संभाल के रखा, फिर ला के फिर मैं यूज़ किया, मैं दिखाया देखो। लेकिन उस समय सोचा नहीं था कि ये आएगा, लेकिन मुझे लगा इसमें कुछ हो सकता है, तो वो चीज़ पे मैं संभाल के रखता हूँ। इसलिए हमारे स्टूडियो हर समय साफ सुथरा नहीं रहता है, हर चीज़ रखना पड़ता है कहीं ना कहीं, तो उसको फिर मैं यूज़ करता कभी हूँ। लगता है कि सर मैं कई शोज़ में गया हूँ और वहाँ देखा हूँ मेरे तरह का एक कोई टेक्सचर्स दिख रहा है उस पे, और यार ये टेक्सचर तो मैंने भी इम्प्लीमेंट किया, फिर आके घर में फिर एक्सपेरिमेंट करते हो या कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हो आप? नहीं देखिए, 2-3 चीज़ होता है। मैं कुछ चीज़ तो मैं खुद ही चैलेंज देता हूँ कि भाई आप कॉपी करो मेरा काम, लेकिन टेक्सचर तो लाओ। अच्छा। कॉपी करना आसान है। आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया, आपका फिगर्स ये सब कुछ आ सकता है। टेक्सचर्स मेरा क्रिएट किया हुआ है, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है। किताब में जो जनरल टेक्सचर है, आप टेक्सचर वाइट लेके कर रहे हो, स्पैचुला से कर रहे हो, रोलर से कर रहे हो, इतना आपको मिलेगा। उसके आगे का मेरा अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है हुँ। चीज़। तो कॉपी करेगा तो कहाँ तक करेगा? हाँ, अगर कोई कर रहा है कि उसी तरह जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ आ गया, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? उसका वो जर्नी है। लेकिन कुछ लोग आके खुद बोलते हैं सर आपके जैसे वो कर रहा है, हाँ, मैं यही लेकिन पूछना उसको चाह रहा हम था। स्टॉप नहीं कर सकते। ये उसका कमी है। अगर मुझे भी लगता है, मैं अगर किसी का काम मेरे काम पे आ रहा है और लोग उसको समझ रहे हैं कि यहाँ से ये सोर्स है, तो मैं उसको ख़त्म करता हूँ। ये मेरा एक हुआ था पहला शो में। अगर टाइम है तो मैं थोड़ा बता सकता हूँ इसके बारे में। हाँ सर, ये जैसे कि हम आर्ट वर्क जैसे आर्टिस्ट बनाते हैं, उस फ़ॉर्म को सर कंटिन्यू करना बहुत चैलेंजेस होता है लंबा समय तक, कि देखिए ये कंटिन्यू। पहचान को बरकरार रखने के लिए कि मेरा काम 5 साल पहले भी दिख रहा तो मेरा वही फ़ॉर्म दिख रहा है, 10 साल बाद भी देख रहा हो तो मेरा वही फ़ॉर्म दिख रहा है। तो ये जो चैलेंजेस होते हैं क्या सर? देखिए चैलेंजेस तो है, लेकिन आर्टिस्ट को ये सोचना है, हम एक स्टाइल में काम कर रहे हैं। चलिए हमारा एक जर्नी है। हमको अगर पहाड़ चढ़ना है, हम पहाड़ चढ़े नहीं, अगर एक जगह रुक गए, तो आधा रास्ता अभी आपका बाकी रह गया। आप वहाँ से टर्न ले लिए, पहाड़ ख़त्म हो गया, आपको जाना है नदी में, तो वो जर्नी भी अधूरा रह गया, ये भी जर्नी अधूरा से स्टार्ट हुआ। तो अभी आप एंड तक गए नहीं, तो आपको कौन स्टॉप करेगा? आप ही स्टॉप कर सकते हो। मैं अगर स्टॉप किया, तो ये मेरा समझ है। अगर मुझे लगा कि नहीं यार ये मतलब बहुत, हाँ, बोरिंग तो लगता है, लेकिन मैं हर समय ये चाहता हूँ कि जो भी आप स्टाइल कर रहे हो, उसको चेंजेस चाहिए। मैं शुरुआत में ओनली कपल्स बनाता था, और मेरा गैलरी भी मुझे बहुत एनकरेज करता था, ये बिकता था बहुत। कपल एक पॉजिटिव मीनिंग नहीं, मैं फिर बीच में मुझे ही लगा, मुझे इसमें थीम के हिसाब से मैं और फिगर्स डालूँ। वुमेन को मैं एम्फेसाइज़ देके, हर समय मेरा एक ही वुमेन रहेगा, हुँ। उसके लिए भी मैं बताऊँगा। लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ा, मैं फिगर्स ऐड किया, उसमें कंपोज़िशन उसी ये। लेकिन मेरा कहने का मतलब, मैं ये चाहता हूँ सबको बताना कि जो भी आप स्टाइल कर रहे हो, जब आप चेंज करना चाहते हो, उसका एक एक्सटेंशन हो। लगना चाहिए कि उसी काम से ये काम निकला हुआ है, फिर आगे का काम उससे आगे निकला हो। तो ये जर्नी आपको एक लिंक बनाता है। तो आप पहले का काम मेरा अगर 10 साल पहले, 15 साल पहले जो देखोगे, उसका टेक्सचर, उसका कंपोज़िशन सब कुछ चेंज है। लेकिन लग रहा है कि उसी से निकला हुआ चीज़ है, और वो अभी भी मेरा एसेंस, हाँ, रिसर्च वो एसेंस जो है वो फ़ील होता है है। वैसा ही।
क्योंकि वो अंदर से निकला हुआ चीज़ है। मेरा अगर कॉपी होता, मैं कहीं से अगर इंस्पायर होके काम किया होता डायरेक्टली, तो मेरा 1-2 जर्नी के बाद वो रुक जाता, क्योंकि मैं आगे और मुझे ही नहीं समझ आता। मैं अभी उसी के अंदर से चीज़ निकाल रहा हूँ। टेक्सचर को अलग-अलग लेवल में लेके जा रहा हूँ। तो ये मज़ा आ रहा है मुझे। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है तो दूसरा कोई रोक नहीं सकता। सर एक बात बताइए सर, जैसे कि एज ए आर्टिस्ट आप अपना पर्सनल फीलिंग्स को लेके काम करते हैं या पब्लिक को सोचते हैं कि क्लाइंट को दिमाग में रखते हैं कि मेरा काम ये बिकेगा और मैं इस टाइप का वर्क करूँगा? क्या एज ए आर्टिस्ट ऐसा करना चाहिए या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं तो ये कुछ नहीं सोचता हूँ। मेरा जो प्रोसेस है, मैं पहले टेक्सचर्स क्रिएट करता हूँ। अगर मैं 20-30 कैनवास किया तो 2-3 अच्छा काम निकल के आता है कि मुझे लग रहा है इसमें कुछ काम अच्छा हो सकता है, कुछ नया टेक्सचर्स आया। फिर वो मुझे, जैसे मैं उसके सामने वो भी जैसे अच्छा टेक्सचर्स भी बन गया ना, मैं उसको तुरंत यूज़ नहीं करता हूँ, कभी वैसे पड़ा रहता है सामने। कभी उसका बारी आएगा, ना उसको पता है ना मुझे पता है। कभी-कभी मैं सो के उठा हूँ सुबह हुँ। और सामने कैनवास से लग रहा है इसमें कुछ करना है, तो उठा के करता हूँ। तो जर्नी ऐसे, उस समय मैं कहाँ सोचूँगा कि ये बिकना चाहिए या बेचने के लिए बना रहा हूँ। देखिए, ये 2 सवाल है। सब कहते हैं कि आर्टिस्ट को काम बेचने के लिए बनाते हैं। ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब एक आदमी कोई भी क्यों खरीदेगा आपका पेंटिंग? वो जब तक उसके साथ रिलेट नहीं करेगा, उसको पसंद नहीं आएगा, वो तो नहीं खरीदेगा। मैं अगर सोचूँगा मुझे बेचने के लिए बनाना है, तो बेचने के लिए बहुत चीज़ है। हर चीज़ बिकता है। आप फिनिशिंग काम करो, बिल्कुल कमर्शियल काम करो, कैलेंडर करो, सब बिकता है। सबका टेस्ट अलग-अलग है। हम सोच रहे हैं अभी एक दुकान में एक येलो कलर की कपड़ा है, बिल्कुल फ्लोरोसेंट कलर। हम सोचते हैं ऐसे ऐसे ये कौन खरीदता है, कौन पहनता है? दूसरे दिन देखे वो सेल है, सोल्ड है। वो कपड़ा भी लोग पहनते हैं, पसंद। तो पसंद सब तरह का है, लेकिन आपको क्या करना है, वो आपको डिसाइड करना, आर्टिस्ट को खुद डिसाइड करना। तो मैं कह रहा हूँ, देखिए, आर्टिस्ट अपना काम का पहला जज खुद होता है। मैं जब काम करता हूँ, मेरा जो काम में कमी है मैं खुद दूर करता हूँ। बार-बार देखता हूँ, भाई ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको हटाता हूँ, इसमें ऐड एंड माइनस प्रोसेस होता है। तो बाद में एक फाइनल प्रोडक्ट करता हूँ, मुझे लग रहा है ये अच्छा हो, तब मैं जाके कोई एग्जीबिशन में भेजता हूँ। तो इसका मतलब इससे पहले का जो तैयारियाँ है, इसके बीच में सेल और ये कोई दिमाग में नहीं आता। मुझे एक ही मकसद है कि मेरा एक अच्छा काम बने, ताकि मैं इसको आगे कहीं पर भी एग्ज़िबिट कर सकूँ। उसके बाद लोग पसंद कर रहे हैं तो ले रहे हैं, अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है और मुझे एक पॉज़िटिव ये मिलता है। अगर कोई लोग घर पे लेके रखना चाहेंगे, तो क्यों लेके रख रहे हैं? क्योंकि वो पसंद कर रहे हैं। तो पसंद कर रहे हैं तो आपका पसंद उनका पसंद हो गया। सर ये जैसे कि आर्टिस्ट क्या करते हैं, बोलते हैं कि मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, यार मेरा कलर स्कीम जब इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं यार मेरा स्कीम ना बहुत गॉर्जियस हो रहा है, इंटरनेशनल कलर चाहिए। ये इंटरनेशनल लोकल कलर और ये जो कलर पैलेट में क्या है सर ये मतलब? ये बहुत बहुत ही मैं बहुत यंगस्टर्स को ये बताया, क्योंकि कलर मतलब लोग सोच रहे हैं कि रेड ले लो, ग्रीन ले लो, येलो ले लो, प्राइमरी कलर्स 2-3 कलर अपने आप मिलते कुछ बन गया, हो गया। एक तो कलर पैलेट के ऊपर पूरा उनका कंट्रोल होना चाहिए कि किस तरह कलर, किस कलर के साथ किसका एक हार्मोनी है, कंट्रास्ट है, ये सब समझ के करना। और एक ब्लाइंडली अच्छा लगता है रेड कलर कहीं भी दे दो तो सामने बहुत उभर के आ जाता है, या एक ग्रीन दे दिए, ब्राइट ग्रीन, येलो, ये सब चीज़ मिनिमम जो प्राइमरी कलर में ज़्यादातर इंडियन का काम मैं देखा हूँ। मैं ये इसमें ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन जब मैं बाहर कंट्री में जाता है वो ग्रे स्केल में काम करते हैं। मेरा सवाल यही था ग्रीनिश सर। ग्रे, ब्राउनिश ग्रे, हर तरह का ग्रे है, ब्लूइश ग्रे। ग्रे के साथ प्राइमरी कलर को लेते हैं 1-2, तो उसमें वो मज़ा आता है। तो मुझे उस तरह काम क्या करना वो एनवायरनमेंट, जैसे मैं भी बाहर गया हूँ सर, जैसे वो क्या एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है कि हमारे यहाँ पर जो कल्चर है बहुत कलरफुल होते हैं और उनका वहाँ पर जो सटल कलर्स ऐसे आपका, तभी इसीलिए शायद उनका स्कीम ऐसा दिखता है। ये हो सकता है कारण, लेकिन एक होता है कि आर्टिस्ट का अपना भी तो टेस्ट होता है, आर्टिस्ट दुनिया घूमता है। मैं अभी बाहर जाने से पहले भी मैं ग्रे स्केल में यहाँ शुरू किया था। जब मैं वहाँ गया तो देखा कि मेरा काम भी इसलिए लोग वहाँ पसंद कर रहे हैं। मैं ब्राइट कलर को बहुत तरीके से बैलेंस करता हूँ। रेड मेरा हर पेंटिंग में रहता है।
और रेड के साथ ये नहीं है कि मैं ब्लू भी ले लिया, ग्रीन भी ले लिया, किस कलर के साथ किसका कॉम्बिनेशन है, उसका एक होता है ना। आप अगर इडली के साथ सांभर खाएंगे अच्छा लगेगा, तो या डोसा के साथ सांभर का कॉम्बिनेशन है, या हम जो अगर आलू पराठा खा रहे हैं दही अच्छा लगता है। तो उसी तरह आप कलर में भी देखो कि कलर्स के साथ हार्मोनी कलर, कंट्रास्ट कलर, ये अगर समझ जाएंगे और जो ग्रे स्केल में काम करते हैं तो उसको कौन सा कलर में उसको बैलेंस करें, किस तरह, वो सब टेस्ट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम चाहिए। और टाइम तो सबके पास है, लेकिन उसको समझ के नहीं कर पाते, नहीं, जैसे कि सर करना इंटीरियर, चाहते हैं। जैसे कि इंटीरियर वाले हमारे जैसे अगर आर्ट बोलते ही एक बड़े लोगों का समझ में आता है कि ये जो नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग हैं वो नहीं परचेज करते हैं सर। हाई क्लास के लोग होते हैं, जो हाई पार्टीज होते हैं, आर्ट वहाँ सेल होते हैं। तो वहाँ के जो क्लाइंट्स होते हैं, जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने एज जो भी अभी नए जर्नी स्टार्ट किए हैं, तो वो जो आर्ट डिसाइड करते हैं, कलरफुल करते हैं एज ए इंटीरियर के लिए, या सटल कलर्स के साथ वो बोलते हैं कि अपने सोफ़ा के लिए ये कलर जाएगा। तो आर्टिस्ट जो भी स्टार्ट करते हैं अपना काम, तो क्या उसको ध्यान में रख के करना चाहिए क्या? देखिए, बीच में क्या होता है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनका डेप्थ है आर्ट के ऊपर, बहुत दिन से देख रहे हैं, उनको समझ है, उनका आँख बहुत तेज़ है, क्या चाहिए उनको, किसी का एडवाइस का ज़रूरत नहीं है। कुछ होता है घर बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, किसी इंटीरियर को लिए भाई मेरा ये वॉल में आप पूरा घर को ये बना के दो, कौन सा पेंटिंग, वो डिसाइड करेंगे। तो वो जब डिसाइड करेंगे, वो सोच रहे हो जो कर रहे हैं सब सही है। फिर वो किस तरह ये कर रहे हैं, आर्टिस्ट को चूज कर रहे हैं, उनका क्या उसमें स्वार्थ है, किस आर्टिस्ट को आगे रखना है, उनका क्या डीलिंग्स है, उनको कुछ पता नहीं है। तो सही काम कभी कभी जाता नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं हम तो बहुत बड़ा एक आर्किटेक्ट को दिए या एक डिजाइनर को दिए हैं, तो वो कर रहा है। तो इसमें ये गैप रहता है। बहुत दिन बाद जब उनको समझ में आता है, कई क्लाइंट बोलते हैं यार ये तो मैं ले लिया था, ये बोला है वो बोला है, बाद में वो रियलाइज़ करते हैं ये भी हुआ ऐसा है। होता है? अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ जो क्लाइंट्स है बहुत समझ के लेते हैं, और कुछ मैं देखा हूँ खुद आर्टिस्ट को पूछते हैं मेरे यहाँ आके। शायद उस समय बूम पीरियड में जब स्टार्ट हुआ आर्ट का, जो 2003-4 में काफ़ी न्यू क्लाइंट्स क्रिएट हुए। उस समय उनको एबीसीडी कुछ पता नहीं था, और आके कहीं से लगा कि आर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी तो उस समय बूम पीरियड में बहुत काम बिका और नए क्लाइंट्स जनरेट हुए। वो आके पूछते हैं आशीष जी आपको कौन सा काम अच्छा लग रहा है, मेरे 4-5 काम होगा। मैं कहा मैं तो क्रिएटर हूँ, मैं खुद एक माँ को पूछेंगे कौन सा बेटा अच्छा है या राइट। बच्चा है, तो उसको जवाब देना मुश्किल है कि सर मुझे ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। नहीं, फिर भी आपका तो कोई फेवरेट होगा, एक बेटा तो फेवरेट होता है। मैं कहा सर वो ले लीजिए। तो ऐसे भी वो सिलेक्ट करते थे। तो इसको कह नहीं अभी काफ़ी, क्योंकि आर्ट के बारे में नॉलेज भी रखना चाहिए। ये मेरे घर पे ये है, तो कई मैं क्लाइंट को देख रहा हूँ, वो पढ़ते हैं बाहर के आर्टिस्ट के साथ, कंपेयर करते हैं, आर्टिस्ट का जर्नी देखते हैं। तो ये 5 साल पहले कहाँ था, अभी कहाँ है, अभी क्या कर रहा है, वो भी ट्रैक रिकॉर्ड इसका क्या रखते हैं। टिप्स है सर, थोड़ा सा बताइए ना? हम्म। इसका क्या टिप्स है सर, एक लंबा सफ़र कंटिन्यू करने के लिए, जो मुझे लोग देखे एज ए आर्टिस्ट? थोड़ा सा कुछ अगर देखिए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा सर। आर्टिस्ट अपना काम आर्टिस्ट को करना है। बाकी आपका क्लाइंट्स भी चेंज होंगे। जो कभी कभी ऐसे होता है ना कि शुरुआत में मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ, या जो उस समय लग रहा था कि ये तो अभी शुरू कर रहा है, उस समय भी उनको महंगा लग रहा था मेरा पेंटिंग, छोड़ दिए होंगे। तो बाद में 5 साल बाद बोले, आके बोल रहे सर उस समय ले लेते तो अच्छा होता, अभी प्राइस आपका ये हो गया। मैं बोलता हूँ सर अभी ले लीजिए, 5 साल बाद फिर यही बोलेंगे। तो जो आगे बढ़ने का, आपको आर्टिस्ट को खुद तय करना है कि मुझे क्या करना है। अगर आप एक लाइन, हमको टारगेट ही फिक्स नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो आप हर समय कंफ्यूज रहोगे। आपको मैं एक कोई भी किसी को एक पिस्तौल दे दे, बोले चलाओ, कहाँ चलाओ, एक टारगेट पॉइंट तो फिक्स करो कि इसको चलाओ। तो आपको एक टारगेट रखना चाहिए कि मुझे लाइफ में मुझे आगे यहाँ तक जाना है। तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग करोगे। आपका जितना पॉसिबिलिटीज़ है, सोच बड़ा रखोगे, उसी हिसाब से मेहनत भी करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। छोटा छोटा 5 साल का प्लानिंग करो, 2-2 साल का प्लानिंग करो, नहीं कि एक साथ 20 साल का कि मुझे
तो ये सब सबका अलग इंडिविजुअल ये रहता है, हम नहीं कह सकते कि सबका आगे जाने का, आगे बढ़ने का, रोकने का भी तरीका सबका अलग है। कभी कभी ऐसा होता है कि सर जैसे कि मैंने स्टार्ट किया अपना काम और बिक गया मेरा काम, और मैं उसी में पकड़ के रहा। मैं अपना जो एक्सप्लोर करने की जो समय था वो मैंने गँवा रखा है, और आगे जाके मुझे फिर रियलाइज़ हो रहा है कि और कुछ करता तो बहुत अच्छा होता। मैं खो गया अपने काम से, फिर वहीं स्टक हो गया। क्या ऐसा होता है क्या सर आर्टिस्टों के साथ? देखिए, स्टक होने का यही मैं कह रहा हूँ, अगर जो प्लानिंग में नहीं रहता है ना, कोई प्लान करके हम नहीं चलते हो तो स्टक तो होंगे ही। आप कर दिए 2-4 काम बिक गया, आगे क्या? राइट। क्योंकि वो भी आपका समझ नहीं था कि एक होता है कि आप कुछ भी कर दिए, काम अच्छा निकल गया या क्लाइंट को पसंद आ गया, उसमें वो बहुत खुश हो जाते हैं। आर्टिस्ट अगर वन सैटिस्फाई हो गया, तो फिर आगे मेहनत नहीं करेगा। आपको लगना चाहिए तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत कुछ मेरे अंदर है, क्योंकि वो होता ही है। मुझे मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं अभी सोचता हूँ 10 साल बाद आता है काम में, कैनवास में। कई बार ऐसे हुआ। तो मैं गया था 2008 में चेक रिपब्लिक। वहाँ का कुछ मैं देखा कि वॉल में पोस्टर्स लगाते हैं, जो यहाँ भी परंपरा पहले था, फिल्म पोस्टर्स। तो लगा लगा के एक लेयर बन जाता है, फिर पहले का कुछ फाड़ देते हैं, नीचे का कलर आता है। तो वो मुझे लगा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मुझे पेंटिंग्स में लाऊंगा कि एक कलर लेयर वाइज। लेकिन मुझे 10 साल अभी मेरा जो सीरीज है वो सब आ रहा है, जबकि मैं 2008 में वो मेरा दिमाग में घूम रहा है, इसको लाना है। लेकिन मुझे वो एग्जैक्ट इफेक्ट नहीं आ रहा था। अभी मैं वो तरीका मुझे मतलब निकाला, फिर मैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह बहुत ये है कि वो दिमाग में तो रहता है, इम्प्लीमेंट बहुत बाद में होता है, क्योंकि उस समय मेरा दिमाग में वो घूरता है। कभी-कभी हम फ्लाइट में जाते हैं, पूरा टाइम 2 घंटा अगर बैठे हैं या और लंबा सफ़र है, तो यही सब दिमाग में चलता है कि भाई ये चीज़ मेरा अभी अभी तक नहीं हो पाया, ये चीज़ है, क्या करूँ? ऐसे करते-करते चीज़ें फिर फाइनलाइज़ होता है। और मैं जब कोई नया टेक्सचर्स करता हूँ, छोटे कैनवास, मेरा जो साइड का कट पीसेस है 1 बाय 1 ऐसे कैनवास काफ़ी सारे बना लेता हूँ, उसी में मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। फिर जब वो सक्सेस होता है, लगता है कि ये उसका प्रोसेस को समझना। कभी शुरुआत में क्या होता था, मैं जब काम करता था, प्रोसेस भूल जाता था, क्योंकि अच्छा। कुछ टेक्सचर्स वो एक्सीडेंटली आता है। फिर दोबारा करोगे वो चीज़, उसका जो ये रहता है परसेंटेज की, धूप में मैं काम करता हूँ कि कितना धूप चाहिए, कितना ये चाहिए, कब उसको निकालना है, बहुत सारी चीज़ है। तो वो सब चीज़ मैं भूल जाता था। अभी मैं नोट करके रख रहा हूँ जो अच्छा चीज़ निकला है, फिर उसको आगे फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके और कुछ नया निकलता है। तो मज़ा आता है। मेरा फिगर्स तो है ही, उसका जो मेन जो स्ट्रेंथ है, लेकिन उसको सपोर्ट करता है मेरा वो टेक्सचर्स, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। पढ़ना कितना ज़रूरी है सर? कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या आर्ट करते हैं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्या सर? पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आर्टिस्ट काम किया है इतना, जैसे पिकासो वगैरह जो, या यहाँ इंडियन मास्टर्स भी काम किए। इसीलिए ये सब ज़रूरी है कि सबका जर्नी हमको जानना ज़रूरी है। जो आप कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, कि बहुत जो यंगस्टर्स है, जैसे हमारे बाद कोई नहीं जाना होगा, जानेगा, और भी सीनियर आर्टिस्ट है, बहुत लोगों का आप इंटरव्यू ले रहे हो। तो ये सब जर्नी यहाँ तक कैसे एक आर्टिस्ट पहुँचा है, ये कोई बोलेगा नहीं मुंह पे, या कभी बातचीत में ये चीज़ आता नहीं है। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से ये जो प्लेटफॉर्म दिया है सबको, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा आप कर रहे हो काम। थैंक तो यू। यही तरीका है दूसरे को जानना, हम पढ़ना है। पहले किताब होता था, लेकिन आजकल एक चीज़ प्रॉब्लम है कि लोग सोच रहे हैं हमारे पास सब कुछ है, राइट। कि 3x4 एक हमारा मोबाइल है, क्या उसमें लग रहा है कि पूरा दुनिया है, और सही में है। लेकिन है बोल के कोई उसको यूज़ नहीं कर पा रहा। जब नहीं था, मुझे पता है, हमारा थ्योरी पढ़ाया जाता था, मैनुअल प्रोजेक्टर में एक-एक किताब पलट के छवि दिखाया जाता था, उसी में हम लोग देखे उतना ही। उससे आगे हमको कुछ एमएफए तक कुछ नहीं था। फिर एमएफए में गए बीएचयू, तो वहाँ बड़ा लाइब्रेरी मिला, लाइब्रेरी में हम लोग बहुत टाइम बिताया, देखे। लेकिन अभी सब कुछ होते हुए भी लोग, जब आसानी से सब चीज़ मिल जाता है, लोग मेहनत नहीं करते। हाँ, मैं तो कभी भी देख लूँगा, लेकिन वो कभी भी आता ही नहीं है। कभी वो टाइम कभी स्पेंड नहीं करते। स्टूडेंट्स को भी मैं देखा, वो थ्योरी क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि हमारे पास तो है, देख लेंगे, हर इज़ में पढ़ लेंगे, लेकिन कभी पढ़ते नहीं हैं। तो ये भी एक कमी है। एज़ ए आर्टिस्ट सर मार्केटिंग कितना ज़रूरी है सर? मार्केटिंग इन द सेंस खुद को मार्केटिंग करना, अपना काम को। राइट।
देखिए, मार्केटिंग वर्ड एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ये होना चाहिए। मार्केटिंग करना हमारा काम नहीं है। मार्केटिंग के लिए लोग बैठे हुए हैं। सर जिसका नाम हो गया तो उसको तो ज़रूरत नहीं है। जो आज की तारीख में सर बहुत कॉम्पिटिशन है। एक से एक बच्चे हैं, एक से एक काम करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी इतना फ़ास्ट है। आप कहीं भी किसी भी समय आप पहुँच सकते हो। किसी के बारे में जानना चाहोगे, 1 सेकंड में जान जाओगे। तो आज की तारीख में ये खड़ा होना, इतने चैलेंजेस लेना सर, ये मार्केटिंग का पार्ट होगा कैसे कर ये सकेंगे? मार्केटिंग होता है, पहले आपको लोग तो देखे ना, जब आप काम कर रहे हो चार दीवार के अंदर। हमारा जो मीडियम है, हम जो काम कर रहे हैं फाइन आर्ट्स, सबसे स्लो मीडियम ही है। आप अगर आज एक गाना रिलीज हो गया, एक एल्बम 2 मिनट में गांव से शहर, शहर से हर कंट्री में चला जाता है और वायरल हो जाता है एक ही। लेकिन एक फाइन आर्ट्स आप एक चार दीवार में बना रहे हो, कब जाके कोई एग्जीबिशन में जाएगा, वहाँ कितने लोग आएंगे, 20, 30 या 100 लोग देखे, अगर बिका नहीं वो काम, फिर आपका स्टूडियो में आ गया, दोबारा कब निकलेगा, कितना स्लो प्रोसेस है। कितने लोग देख पाते हैं कि एग्जीबिशन आप दिल्ली में लगा रहे हो और बॉम्बे के लोग देख पा रहे हैं क्या? और इतना मीडिया आजकल इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है। पहले कुछ इमेजेस आता था, टीवी में आता था, ना कोई आर्ट के बारे में न्यूज़ है। आजकल जो है थोड़ा सोशल साइट की वजह से कुछ आर्टिस्ट डालते हैं तो देखने को मिलता है। तो पहले है कि लोगों तक पहुंचना है आप जो कर रहे हो, फिर लोग खुद ढूंढेंगे आपको। अब खुद अगर मार्केटिंग करोगे तो आपके पास तो पहले से अगर सोर्स है, आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि आपका एक बड़े फैमिली में आप ये कि आपका घर पे सब लोग हैं हेल्प करने के लिए, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस को जानते हैं, आपको लेके वहाँ प्रेजेंट कर दिए। ये तो सबके साथ नहीं होता है। नहीं होता। लेकिन जिसको ये मिलता है उसका अहमियत वो नहीं समझता है। मैं ये भी देखा है, हुँ। जिसके घर में ये है कि भाई उसको फर्स्ट ईयर से ही देख रहे हैं, उसका काम लाखों में बेच रहे हैं, तो उसको लग रहा है मेरे को कुछ मेहनत नहीं करना। वो मेहनत क्या जानते ही नहीं है। हम लोग मेहनत करके एक एग्जीबिशन 1, 2, 1.5 साल पहले अगर 1600 है तो 1 साल से पहले हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये टारगेट रख रहे हैं, फिर उसमें सारे पेंटिंग बिकेगा बोल के भी हम सोच के नहीं कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि एक अच्छा शो होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। चैलेंजेस होते हैं सर, उसी वक़्त सर फैमिली में भी कुछ बर्डन्स होते हैं, घर भी चलाना हो, ये भी करना हो, फिर पेंटिंग भी सेल करना हो और शोज़ भी करने हैं। देखिए, चैलेंज हर चीज़ में है। जो जॉब कर रहा है उसको एक सर्टेन अमाउंट आ रहा है, उनके लिए भी चैलेंज है। वो भी चाहता है, जब जो जॉब कर रहे हैं वो सोच रहे हैं यार मेरे दोस्त तो जॉब नहीं कर रहा, ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन वो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं कि ये तो मेरा एक सर्टेन अमाउंट आ रहा है, वो क्यों छोड़ूं। फिर वो सोचते हैं ये भी करूं वो भी करूं, तो खुद कंफ्यूज्ड है। अब एक स्ट्रेट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको देखिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। आप अगर मार्केट में जाएंगे, आपको तो कोई बैठा नहीं है पैसा लेके भाई पेंटिंग रख दिए और आपको मिल गया। आप अपने आप को प्रस्तुत करोगे, क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। फिर जब आपको लग रहा है कि एक आर्टिस्ट को खुद को लग रहा है कि मेरा काम कहीं नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए, तो उस समय वो जो डिसीजन लेता है वो मायने रखता है कि क्या करना चाहिए। ऐसे आपके साथ हुआ है सर कभी? मेरे साथ हुआ क्योंकि मेरा तो जॉब मिल गया शुरू से जॉब मिला। ये जॉब ही मेरा प्रॉब्लम था कि अपना काम नहीं कर पा रहा था, पूरा टाइम उसमें दिया। मैं धनबाद में मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ, बीएचयू के बाद मैं धनबाद आया, केंद्रीय विद्यालय में मेरा जॉब लग गया था। फिर मैं 4 साल बाद मुझे लगा वहाँ मैं मैं सोचा कि मैं क्या करूँ, मुझे कंटिन्यूटी तो रखना है। तो मैं दिमाग चलाया, मैं एक आर्ट क्लास स्टार्ट किया, संडे आर्ट क्लासेस। तो उसमें मैं सीनियर बैच को लास्ट में रखा। जो जूनियर्स होते थे, छोटे बच्चे, सुबह खाली कर देता था, संडे का टाइम होता तो जो सीनियर बैच होते थे वो मेरे यहाँ ही लंच करते थे। फिर उनको लेके मैं जाता था रेलवे स्टेशन स्केच करने इसका और आउटडोर, क्योंकि मुझे एक कंपनी भी मिल जाता था और उनके साथ मैं काम भी करता था। लेकिन ठीक है, स्केचिंग ये सब मेरा कंटिन्यू रहा, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा जो मेन क्रिएटिव वर्क वो कब करूँ, एग्जिबिट करूँ। एग्जीबिशन एक मायने जी, रखता मैंने है आर्टिस्ट के लिए, तो वो मेरा सब रुक गया। तो मैं 4 साल बाद डिसीजन लिया, या मैं धनबाद छोड़ूं, ट्रांसफ़र लूं, अगर ट्रांसफ़र नहीं होता तो क्विट करूंगा, ये डिसीजन ले लिया। लेकिन मैं जब फॉर्म भरा, लकीली मेरा दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया,
और उसके 1 साल बाद मैं यहाँ पर पहला शो ये किया। डिसीज़न बहुत चैलेंजेस था सर? डिसीजन चल मैं कह रहा हूँ ना, मैं जो डिसीजन लिया आज तक मैं सोच समझ के एक ही बार लेता हूँ, लेकिन वो सही क्लिक करता, मैं फिर किसी का नहीं सुनता हूँ। उस समय मुझे सबने बोला कि तुम दिल्ली मत जाओ, ट्रांसफ़र अगर ले रहे हो धनबाद से उड़ीसा आ जाओ, उड़ीसा में भी केंद्रीय विद्यालय है। मैं कहा नहीं, मुझे तो दिल्ली जाना है, क्योंकि मेरा पहले से ही एमएफए जब कर रहा था तभी मेरा डिसाइडेड था कि मुझे नेक्स्ट दिल्ली जाना है, फ्रीलांस करना है। लेकिन बीच में जॉब आ गया, उसका ही मैं कुछ दिन मज़ा लिया, वो भी चीज़ को एक्सपीरियंस लिया। लेकिन मैं दिल्ली आना था तो दिल्ली आया, और आने के बाद में पहला शो लकीली मुझे सही गैलरी मिला जो मुझे इनवाइट किए। मैं लास्ट ये में मेरा इंटरव्यू में बोला है। तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ। लेकिन शुरुआत जब मैं दिल्ली में एंटर किया, मैं उस समय एज एन आर्टिस्ट मैं नहीं सोच रहा था कि मुझे बहुत कुछ यहाँ सीखना है, मुझे क्या करना है। मैं खुद प्लानिंग किया, मैं गैलरी टू गैलरी विजिट किया एज एन। लोग नेगलेक्ट किए हैं सर आपको यहाँ पर नहीं, शुरुआत में मैं किसी को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया कि मैं एज़ आर्टिस्ट आर्टिस्ट? हूँ। मैं एज ए विजिटर जाता था, हर शो में खड़े होके देख के आता था क्या काम चल रहा है, क्या क्या। ये हौजकस विलेज में काफ़ी सारे गैलरीज होते थे, संडे में जाता था। तो मेरे को एक वहाँ एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ, मेरे साथ नहीं कि दूसरे आर्टिस्ट के साथ मैं देखा। तो मैं कहा कि नहीं, मैं गैलरी के सामने मैं काम लेके नहीं जाऊँगा, गैलरी मेरे पास आना चाहिए। ये डिसीजन मैं वहाँ लिया था कि कोई एक आर्टिस्ट है, वो बाहर से बंगाल से आया, उसको काम दिखा रहे हैं वो गैलरी को, वो अच्छा काम को छांट के एक साइड रख रहे हैं, फिर उसको बोल रहे क्या यार तुम्हारा काम तो बिगड़ गया, पहले अच्छा करता था, उसको डिस्करेज कर रहे प्राइस कम करने के लिए। मैं वो गैलरी का नाम लूँगा, वो आर्टिस्ट को मैं नहीं जानता हूँ। तो ऐसे क्यों, मैं कहा ये तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अच्छा काम छांट के उसको 50,000 पकड़ा दिए, वो भी खुश है, उसका 2 महीने का वहाँ घर चलाने के लिए हो गया। तो आर्टिस्ट भी कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अच्छा काम खुद आके देने का मतलब क्या है? तो फिर उस वो एक्सपीरियंस मेरा काम आया। मैं कहा नहीं, मैं एक एग्जीबिशन करूँगा, उसमें सारे गैलरी आए उनको मैं बुलाऊँगा। हो सकता है किसी को पसंद आए तो मेरा काम मुझे खुद इनवाइट करे कि मेरे गैलरी के साथ काम करो। वही हुआ। मैं फिर 1 साल बाद शो किया, मुझे चावला गैलरी मिला। लेकिन वो उनको मैं बुलाया नहीं था, लेकिन वो आई थी वहाँ उस शो में, कहीं और दूसरे काम में मेरे शो देखे। तो ये अच्छा रहा, ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। एक सवाल है सर मेरे मन में, जो आपका जो वर्क है सर, क्लाइंट क्या देख के उसके अंदर इन्वॉल्व होता है और कहता है कि मुझे यही चाहिए? ऐसा ही तो कुछ ये हुआ होगा सर? क्लाइंट्स के ऊपर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं एक बताता हूँ। 2013 में एक इंसिडेंट हुआ था, वो जहांगीर आर्ट गैलरी पे। तो 2 इंसिडेंट हुआ। एक तो देखिए, मैं चाहता हूँ मेरा काम में एक आई कैचिंग, आप एक टांग दोगे ना 10 काम के अंदर, वो मैं भी ये महसूस किया हूँ। एक एग्जीबिशन हॉल में भी लगा होगा, मैं मेरा बड़ाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ है, लोग खींच के चले जाते हैं। कुछ टेक्सचर हो सकता है, मेरे फिगर्स, कई लोग फिगर्स को बहुत बोल्ड पसंद फिगर्स करते हैं हैं। आपके हाँ। यहाँ? और क्या हुआ, मैं ये इंसिडेंट बता रहा हूँ। जहांगीर का शो था और मेरा लास्ट डे था, और 90% पेंटिंग मेरा सोल्ड आउट था उस शो में। सिर्फ मैं सुबह सुबह, मेरा एक असिस्टेंट था, उसको लेके गया था। मैं बोला यार 4 बड़े पेंटिंग रह गया, वो निकल जाता तो हम लोग पैकिंग पैकिंग का और झंझट नहीं रहता। लास्ट डे हम लोग ऐसे होटल में बात कर रहे हैं, फिर गए। 11 बजे का टाइम है, जहांगीर गैलरी 11 बजे खोल जाती, और उस समय बहुत काम रहता है। मैं गया जाके वो ऑथेंटिसिटी टाइपिंग प्रिंट करना, ये करना, तो सर्टिफिकेट? उसको बैठा दिया। मैं सर्टिफिकेट वगैरह करना है, तो वो गैलरी पे बैठा। मैं बोला कोई अभी तो नहीं आएगा, 11 बज रहा है, तो तुम बैठो, अगर कोई आता है मुझे फ़ोन करना, नहीं तो 10% से ज़्यादा नहीं, डिस्काउंट कोई मांगेगा तो उतना तुम करना, बाकी मुझे फ़ोन करना, मैं जा रहा हूँ, आज बहुत काम है। 11:15 में फ़ोन आया मेरे स्टाफ का, बोले सर आइए, कोई क्लाइंट आया। तो मैं बोला तुम बातचीत करो, मैं आ रहा हूँ। तो वो क्लाइंट बोल रहा है अच्छा। जैसे वो एंटर किए, उनको इतना अच्छा लगा पेंटिंग, बोले ये पेंटिंग छोड़ ले, जो उनको पसंद है वो छोड़ ले। इरिटेट हो गए, बोले यार अवेलेबल क्या है बताओ। अच्छा। बोले सर ये 4 पेंटिंग है। अच्छा ये है, अच्छा ये एक का क्या प्राइस है, बता दिया तो लिखा हुआ है। अच्छा 2 लेंगे तो क्या होगा, 3 लेंगे तो क्या। वो सोचा कि ये टाइम पास कर रहे हैं,
तो मुझे फ़ोन करके बोला, सर आप अपना काम करो, ये तो टाइम पास कर रहे हैं, आपका तीनों बड़ा पेंटिंग लेने की बात कर रहे हैं। मैं कहा नहीं यार, तुम ऐसे ये मत करो, हो सकता है तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो बातचीत करो, मैं आ रहा हूँ। फिर 2 मिनट बाद वो कह रहे हैं कि उस स्टाफ को बोल रहे हैं, यार यहाँ पर वॉशरूम जाने के लिए 5 रुपीज़ कॉइन लगता है। तो मेरा स्टाफ को बोले, तुम्हारे पास 5 रुपया है क्या कॉइन? तो बोला हाँ है, दे दिया। वो गए, फिर बोला सर आप मत आइए, जो बंदा मेरे से 5 रुपया ले रहा है आपका पेंटिंग खरीद सकता है? मैं बोला किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं आ रहा हूँ। तो जब आए तो मिले मुझे, बोला ओ यू आर टू यंग। वो मुझे बोले कि देखो मैं पेंटिंग खरीदने नहीं आया था एक्चुअली, तो मैं किसी को यहाँ टाइम दिया था कि मैं जहांगीर में वेट कर रहा हूँ, वो आ रहे हैं 5 मिनट में। मैं जैसे एंटर किया, मुझे लगा कि ये पेंटिंग, मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूँ कि मेरे सारे पेंटिंग मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, और मैं इसको किसी भी हालत में मैं लेना चाह रहा था। कोई जो पेंटिंग पसंद है सब सोल्ड सोल्ड है, आउट है। तो मुझे लगा जो बचा है मुझे नहीं छोड़ना है, तो ये चारों मैं लूँगा, आप मुझे बताओ डिस्काउंट वगैरह। बात हो गया, बोले मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरा फ्रेंड आ रहा है, वो सिंगापुर से आए थे, इंडियन है, अच्छा। एनआरआई, उनका कंपनी बॉम्बे में था। तुरंत वो असिस्टेंट को, उनका अकाउंटेंट को फ़ोन किए, और ये भी बोले इनका जो भी है मैं बता दिया, ये अब कैश इतना ये सब लेके आ जाओ, चेक किए, लेकिन इनको डिस्टर्ब नहीं करना, ये जो लास्ट डे है, आप अपना पैकर्स वहाँ से लेके आओ, सामान पैक करके पेंटिंग लेके जाओ। क्या बात है सर। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो क्लाइंट ऐसे रिलेट करते हैं, उससे तो मैं कुछ नहीं समझाया ना, मैं था वहाँ पर, तो पेंटिंग उनको अट्रैक्ट किया। वो फिर मुझे जब देख आया तो एक वीडियो दिखाया उनका घर का, सारे वेस्टर्न पेंटिंग उनके घर पे है, इंडियन आर्टिस्ट में सिर्फ हुसैन का काम है। वाह। फिर बोला कि मैं आपका काम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी ऐसे गैलरी फैलरी नहीं जाता हूँ, और वो वेस्टर्न स्कल्पचर्स काफ़ी भरा हुआ है, वो साउथ इंडियन थे, लेकिन ये मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे सर जो नया अभी आ रहे हैं अपकमिंग आर्टिस्ट सर? देखिए, अपकमिंग आर्टिस्ट को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जल्दबाजी मत करें। आप पढ़ाई किए हैं, आपके अंदर नॉलेज है, ठीक है, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाए, अभी भी हम लोग अगर कोई चीज़, मुझे फर्स्ट ईयर में कोई टीचर टोका होगा काम करते हुए, यहाँ पर ये कमी है, उस समय मैं जब काम करता हूँ वो चीज़ अभी भी याद आता है कि सर ने मुझे यहाँ टोके थे, ये चीज़ मेरा कमी था उस समय, तो अभी भी वो चीज़ याद है। तो काफ़ी चीज़ उनके अंदर होगा, और एक कॉन्फिडेंस ग्रो करिए कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता हूँ। ये सोच ही बड़ी बात है। अगर आप सोचोगे कि अरे मेरा दोस्त ने तो कमा लिया, वो तो कहीं गैलरी के साथ जुड़ गया, मेरे को कोई गैलरी नहीं मिल रही, तो आप परेशान ही रहोगे जब तक आप अपना काम को नहीं सुधारोगे। ये आपका मेन जो खजाना यही है, वो जाके आपको आगे लेके जाएगा। आप एक गैलरी पे जाओगे, चाहे मैं ही किसी को इंट्रोड्यूस कर दूं मेरे गैलरी पे, ऐसे हुआ भी है, लेकिन वो काम वहाँ तक नहीं है, तो गैलरी क्या करेगा? वो राइट। मेरे कहने पर बोलेगा हाँ ठीक है छोड़ के जाओ, अगर काम बिका नहीं 1 महीने बाद आप बुला के फिर वापस कर देगा। तो जो मेन चीज़ है, हम सोच रहे हैं कि एमएफए कर लिए, बीएफए कर लिए, एमएफए कर लिए तो हम लोग एक आर्टिस्ट बन गए। नहीं, आर्टिस्ट हम लोग अभी भी नहीं बने। मैं मेरा बात बोलता हूँ, आर्टिस्ट का सफ़र एंड तक है, कोई भी क्रिएटिव पर्सन कभी कंप्लीट नहीं होता है। चाहे एक साइंटिस्ट बोलो, चाहे एक आर्टिस्ट बोलो, कुछ ना कुछ एक एक्सपेरिमेंट ये चीज़ रहता है कि कुछ नया सोच करो। रहता है, वो पूरा नहीं कर पाते। तो जो यंगस्टर्स है, जितना भी आप सीखे हो उससे आगे कुछ देखो, पढ़ो। आर्टिस्ट को देखना चाहिए काम, लेकिन जो स्टूडेंट या जो यंगस्टर्स क्या करते हैं, वो मोबाइल में देखते हैं, पूरा दुनिया देखते हैं। बहुत चीज़ दिमाग में आ जाने के बाद क्या होता है, आप खुद कंफ्यूज होते हो, आपका जो ओरिजिनल चीज़ गायब हो जाता है। कि मैं जो सीखा, मेरा जो टैलेंट है, तो वो तो आपका जो टैलेंट है उसको अगर आगे बढ़ाओगे तो आप सक्सेस होगे, ठीक है ना। आपका स्ट्रेंथ क्या है देखो, आपको अगर कोई लड़ने आएगा आपके पास, उसके पास अगर बहुत बड़ा कुछ डंडा है या बहुत बड़ा ये है, आपके पास सुई है, तो वही आपका टूल है, वही आपका स्ट्रेंथ है, उसी से आप डरा मतलब उसके फाइट कर सकते हो। कुछ नहीं तो आपका नाखून भी है तो आप उसको यूज करते हो, क्यों? वही स्ट्रेंथ है उस समय के लिए। तो जितना आप सीखे हो उसको आप आगे डेवलप करो। कैसे डेवलप होगा, किससे मिलने से होगा, वो आपको तरीका निकालना पड़ेगा। कई स्टूडेंट आते हैं कि सीखना है, उनका अंदर से ये भाव रहता है,
कोई आते हैं, हाँ सर से आएंगे तो सर तो ये कर देंगे, टेक्सचर्स दे देंगे, सर ये टेक्सचर्स कैसे बन रहा है, ये पूछ रहे हैं पहला सवाल। मैं कहा मैं बोल भी दूँ तो क्या करोगे तुम, अपना पेंटिंग के करोगे पेंटिंग में, लेकिन तुमको जो तुम्हारा काम में आगे बढ़ना है वो चीज़ पूछो। टेक्सचर्स भी उसमें आएगा, तुम खुद क्रिएट करो, कुछ टेक्सचर्स क्यों दिया जाता है उसका पूछो कि टेक्सचर का वैल्यू क्या है, क्यों पेंटिंग में दिया जाता है, ये मैं समझा सकता हूँ। ये टेक्सचर सर कैसे बना मैं बता सकता हूँ। लेकिन अभी एक BHU में कैंप हुआ था, मैं गया तो सारे स्टूडेंट्स अभी टेक्सचर को, सर ये कैसे बना है। मैं क्या टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है, खुद सोचो क्यों मैं दिया और इसका वैल्यू क्या है, पेंटिंग के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये समझना नहीं जानता है। उनको टेक्निक चाहिए और वो खुद करना, बात आगे करना चाहते हैं। तो ये शॉर्टकट में मत जाए और पेशेंस रखें। और ज़रूर आप अगर अपना काम को अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो बहुत सारे उस प्लेटफॉर्म है, आप देखो, पढ़ो और कुछ जानो, ये सब चीज़। बहुत बहुत थैंक यू सर, आप अपना समय निकाला यहाँ आने के लिए सर। थैंक यू आप थैंक यू आसिफ दोबारा जी। बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत और बहुत थैंक यू। मुझे लग रहा है कुछ लोग बेनिफिशियल होंगे, कुछ चीज़ अच्छा जानकारी मिला होगा, तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू।